जय हिंद साथियों। एमपीपीएससी की पूर्ण तैयारी के लिए समर्पित संस्थान अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं हमारी डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज जो वर्ष 2019 की मुख्य परीक्षा के लिए कराई जा रही है, उसके 4th नंबर टेस्ट के मॉडल आंसर और डिस्कशन के साथ। इसे प्रारंभ होने से पूर्व मैं आपको बता देना चाहता हूं हमारे पूर्व में संचालित कुछ योजनाओं के बारे में। सबसे पहले हमारी मेंस की 19 के लिए टेस्ट सीरीज 1099 रुपये में चलाई जा रही है। यदि आप टेस्ट देने में असमर्थ हैं तो आप इसकी मेंस के मॉडल आंसर की पीडीएफ मात्र 399 में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री के लिए एक अद्भुत बाण, जी हाँ, एक अद्भुत बाण 3 मार्कर क्वेश्चन की 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की एक पीडीएफ हमने तैयार की है जो मात्र 199 रुपये में आपके समक्ष उपलब्ध है। आप इसे भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आप इस सीरीज में जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, आप इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इन दोनों 19 के लिए और 20 के लिए जो सीरीज हमारी चल रही है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चालू करते हैं आज का 3 मार्कर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन था हमारा, टीपू सुल्तान कौन है? टीपू सुल्तान तो मैसूर राज्य का स्वतंत्र शासक था टीपू सुल्तान। पिता इनके बहुत फेमस थे, इसलिए हमने यहाँ बताए हैं, हैदर अली। इन्होंने आंग्ल मैसूर संघर्ष में भाग लिया था। साथ ही साथ ये जैकोबिन क्लब के भी सदस्य बने थे। और एक प्रमुख बिंदु है कि श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने एक स्वतंत्रता वृक्ष लगाया था। ये था आपके टीपू सुल्तान। इनकी प्रमुख 3 से 4 बिंदुओं को लिखकर आप अपना आंसर पूरा कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था हमारा लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, आधुनिक इतिहास के पेपर में आपको गवर्नर जनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ लॉर्ड डलहौजी को देने का कारण सिर्फ इतना है कि इसके अतिरिक्त भी जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं उनके जो मुख्य हैं आप उन्हें तैयार करके रख लीजिए। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को जान लेते हैं। 1848 से 1856 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हड़प के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। साथ ही साथ भारत में रेलवे का प्रारंभ भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। चाहे डाक तार की बात करें, डाक तार भी इन्हीं के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। और 1856 या 1857 की क्रांति का ये जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, अवध का विलय, वो भी इन्होंने ही किया था। तो इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग का निर्माण भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही किया गया था, जो आज भी पीडब्ल्यूडी के रूप में आप सभी से परिचित है। ठीक है, इस प्रकार आप किसी भी गवर्नर जनरल, जो भी मुख्य गवर्नर जनरल हैं भारत के इतिहास के, आप उन्हें तैयार करके अवश्य रखेंगे। यदि आप हमारे 3 मार्कर की श्रृंखला देखेंगे, पीडीएफ देखेंगे, तो वहां पर लगभग 10 से 12 गवर्नर जनरल को हमने मुख्य कवर किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 मार्कर का अगला क्वेश्चन था हमारा खुदीराम बोस। कौन है खुदीराम बोस? तो राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे, सभी लोग परिचित हैं। लॉर्ड किंग्सफोर्ड की हत्या का इन्होंने प्रयास किया था। इसी के अपराध में उन्हें 19 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। और संभवतः यह माना जाता है कि यही सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। अभी हाल ही में इनकी जो मृत्यु की तिथि थी 11 अगस्त, वो हमने मनाई है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 3 मार्कर था हमारा हिंद स्वराज। क्या है हिंद स्वराज? तो महात्मा गांधी की एक प्रमुख पुस्तक है हिंद स्वराज। इसके लिखा गया था वर्ष 1909 में। अगर इनकी मूल भाषा की बात करें तो गुजराती भाषा में रचित की गई थी और अभी यह अन्य भाषाओं में भी सबके समक्ष उपलब्ध है। हिंद स्वराज के बारे में तो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान इन्होंने यह किताब लिखी थी। और साथ ही साथ इसमें जो प्रमुख तथ्य की अगर बात करें तो गांधी जी का एक प्रमुख हथियार जो था सत्याग्रह और आत्मबल का इसमें विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इसीलिए हिंद स्वराज गांधी जी की अन्य पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार आप 3 मार्कर क्वेश्चन लिखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है चटगांव विद्रोह। क्या है चटगांव विद्रोह? चटगांव विद्रोह में है आपका वर्ष 1930 की यह घटना थी। क्या थी घटना? तो नेतृत्व करता था इसके सूर्यसेन। सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने पुलिस और उसके जो सहायक बल हैं उसके शस्त्रों को लूटने की एक योजना बनाई थी। योजना काफी हद तक सफल भी हुई थी और
इसी के अपराध में जब उन्हें पकड़ लिया गया तो वर्ष 1933 में सूर्यसेन को फांसी दे दी गई थी। इस प्रकार आप चटगांव विद्रोह को लिख सकते थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले हमारे आएंगे अब 6 मार्कर। 6 मार्कर के फॉर्मेट की बात हमने पिछले डिस्कशन में भी की थी, और इससे पहले जो हमारे मॉडल आंसर और डिस्कशन चल रहे हैं पहले से, जो 35 टेस्ट वर्क की श्रृंखला के, उसमें भी हमने कई बार इसके जो एक प्रारूप होता है कि किस प्रकार आपको आंसर लिखना चाहिए, उसकी हमने पहले भी चर्चा की है। यदि आप ज़्यादा देखना चाहते हैं तो पुराने टेस्ट सीरीज को उठाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में यह सब उपलब्ध है। ठीक है, अब चलते हैं हम 6 मार्कर के पहले क्वेश्चन की ओर। 6 मार्कर का पहला क्वेश्चन था, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का वर्णन कीजिए। क्या है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष? तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को भारत में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्या था कारण? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य यूरोप में चल रहा संघर्ष आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 प्रमुख युद्ध हुए थे। आंग्ल फ्रांसीसी में प्रथम संघर्ष था, प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से लेकर 1748 तक। ठीक है, अगला युद्ध की बात करें, दूसरा युद्ध हुआ था सन 1748 से 1754 तक, और तृतीय युद्ध जो था, तीसरा युद्ध जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, वह हुआ था 1756 से लेकर 1763 तक। ठीक है, तो इस प्रकार आप युद्धों को लिख सकते हैं। यदि आपसे 15 नंबर में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो आप इनका वर्णन 2-2, 3-3 लाइन में भी कर सकते हैं। अंत में हम परिणाम बता देंगे कि अंतिम रूप से इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, और भारत से जो फ्रांसीसी प्रभुसत्ता थी भारत में, तो वह अब वापिस चले गई थी। ठीक है, और अंग्रेज स्थापित हो गए थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था हमारा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को बताइए। क्या है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन? तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों के समानांतर ही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का क्रम भी जारी रहा, जो कि निम्नलिखित था। अब इसमें क्या है, तो इसको हमने 2 भागों में बांटा है, और मैं भी आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप इसे सिर्फ, जब आप आंदोलन लिखते हैं तो आप सिर्फ हिंदू सुधार आंदोलन ना लिखें। ठीक है, पहले हम हिंदू सुधार आंदोलन बता देते हैं। तो ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, ये ब्रह्म समाज था। इसी के बाद हम देख लेते हैं प्रार्थना समाज हो, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन। आप सभी लोग इनकी स्थापना और इनके नेतृत्वकर्ता से परिचित हैं, आप उनका नाम भी आंसर में जोड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ शामिल किया है मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन। क्या थे? तो चाहे वह देवबंद आंदोलन की बात करें, चाहे अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन आदि। कई विद्यार्थी सिर्फ हिंदू आंदोलन लिखकर अपने आंसर को समाप्त कर देते हैं। आप दोनों प्रकार के आंदोलनों को लिखें, तब आपका आंसर पूरा माना जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन था 6 मार्कर में, भारत की स्वतंत्रता में उदारवादी आंदोलनों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब हम बता देते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर अगले 20 वर्षों के इतिहास में उदारवादी आंदोलन ही सक्रिय रहा। कैसे? तो इसने भूमिका अगर हम बताएं तो कुछ पॉइंट में अब समझा देते हैं। भारतीय जनमानस में एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलनों को जन्म दिया, लोगों के बीच लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की भावना को इन्होंने जागृत किया था। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उसके शोषक चरित्र को सबके सामने लाया। इन्हीं के प्रयासों से 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। भारतीय व्यय की जांच के लिए एक वेलबॉय कमीशन की स्थापना भी उदारवादियों की ही देन थी। और उदारवादियों का अगर मूल्यांकन करना है तो आप ये ज्ञात करिए, ये याद रखिए कि आगे के राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए यदि किसी ने नींव तैयार की है तो वह उदारवादी आंदोलनकारियों ने ही की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ 6 मार्कर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे 15 मार्कर क्वेश्चन की ओर। इस बीच में यदि आपको कोई भी डाउट होता है, यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं 15 मार्कर क्वेश्चन में। 15 मार्कर का पहला क्वेश्चन था, ब्रिटिश आर्थिक नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बताइए। ठीक है, देख लेते हैं। साम्राज्यवादी हितों को पूरा करने और आर्थिक अधिशेष को भारत से निकालने के उद्देश्य से
ब्रिटिश सरकार ने कई राजस्व प्रणाली अपनाई, जिसके दुष्प्रभावों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। इस प्रकार हम एक प्रस्तावना लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कैसे लिखना था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भूमि को हस्तांतरणीय बनाना। कैसे उन्होंने बनाया था? तो भूमि पर निजी मिल्कियत स्थापित करके उसे क्रय विक्रय योग्य बना दिया था। विपत्ति के समय कर न चुकाने की स्थिति में जमीन को बेचा जाना या गिरवी रखा जाने लगा। इस प्रकार भूमि हस्तांतरणीय बन गई थी। दूसरा बिंदु हम देखेंगे उत्पादन में कमी। किस प्रकार? अत्यधिक लागत के कारण किसान पूंजी विहीन हो गया। खाद, उन्नत बीज, नवीन तकनीक का प्रयोग न कर पाने के कारण उत्पादन में भी कमी आई। इस प्रकार अर्थव्यवस्था पर धीरे धीरे एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलता जा रहा था। तीसरा हम बिंदु देखेंगे कृषकों की ऋणग्रस्तता। क्या है? तो नीतियों ने किसानों को दरिद्र बनाया तथा कर्ज के बोझ तले दबा दिया। साहूकारों के चंगुल में फंसकर कृषक से भूमिहीन मजदूर में तब्दील हो गए। इस प्रकार कृषि कार्य के लिए किसान को पहले ऋण लेना होता था, बाद में साहूकार से ऋण लिया हुआ धन और उसका ब्याज चुकाने में वह अपनी भूमि को ही खत्म कर दिया जाता था और वह एक भूमिहीन मजदूर के रूप में तब्दील हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है अकाल एवं भुखमरी में वृद्धि। कैसे? किसानों को परंपरागत खाद्यान्न की जगह नगदी फसलों को उपजाने हेतु बाध्य होना पड़ा, जिससे अकाल एवं भुखमरी में वृद्धि हुई। स्पष्ट है ये। आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है हमारा कृषि क्षेत्र में नवीन वर्गों का उदय हुआ। कैसे नवीन वर्ग? तो स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों का उदय भूस्वामी के रूप में तो कृषकों का मजदूर एवं दास के रूप में हुआ। इस प्रकार कृषक अपने ही खेत में मजदूर एवं दास बन गए एवं जमींदार भूस्वामी के रूप में बदल गए। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत साहूकारों का महाजनों का उदय हुआ और इस प्रकार तीन शोषण तंत्रों का उदय हुआ, एक ब्रिटिश सरकार, दूसरा जमींदार और तीसरा साहूकार। इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में नवीन वर्गों का उदय हुआ। यहाँ आप देख रहे हैं स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, चाहे महालवाड़ी व्यवस्था हो, इन तीनों की भी अत्यधिक महत्ता भारत के इतिहास में रही है। आप कम से कम 3-3 नंबर में इन तीनों जो पद्धतियां थी आप उनको तैयार करके अवश्य रखिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु हम देखेंगे उद्योग की जगह भूमि में निवेश को बढ़ावा मिला। कैसे? तो भूमि पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होने से लोगों का आकर्षण जमीन की ओर बढ़ा। कुटीर उद्योगों के विनाश के कारण महाजनों और साहूकारों ने अपना धन भूमि में लगाना शुरू कर दिया। इस प्रकार भूमि में निवेश को बढ़ावा मिला। साथ ही साथ अनुपस्थित जमींदारी प्रथा का विकास भी हुआ। कैसे? यह किसानों के शोषण का विशिष्ट माध्यम बनी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होने से ग्रामीणों की आत्मनिर्भरता भी समाप्त हुई। इस प्रकार एक जो जमींदारी व्यवस्था इससे पहले विद्यमान नहीं थी उसका भी विकास अब यहाँ से हो गया था। अंत में हम निष्कर्ष के रूप में लिख देंगे कि ब्रिटिश भूराजस्व नीति ने भारत के निर्धनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ग्रामीण सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाया और ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों को पूरा किया। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो अब हम यहाँ इसे समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमारे जो मोटिवेशन है का माध्यम आपके यही पद्धतियाँ रही हैं। जय हिंद, जय भारत।